और अब सीधा रुख करते हैं अपनी खास पेशकश ग्राउंड जीरो के हीरोज का। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरोज आपको हर खबर की जमीनी हकीकत बताएंगे, वो भी सीधा ग्राउंड जीरो से। लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीरज वोरा के समर्थन में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। हम बात करते हैं डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, किसका समर्थन मिला? बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। जनता चाहती जल्दी 23 तारीख आए और कमल की बटन जोर से दबाए और नीरज जी को फिर से भाजपा का विधायक बनाए। सबके मन में उत्साह और उमंग है कि योगी की सरकार बननी चाहिए और इसके लिए हर कोई चाहता है कि कमल का फूल से। और आप देख रहे हैं कि हुजूम उमड़ा हुआ है, हर कोई माला और फूल से स्वागत कर रहा है। ये सब अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। इससे सिद्ध हो चुका है कि 3.5 मर जाएंगे, फिर से योगी की सरकार बनेगी। लगातार केंद्र में बीजेपी के जो सीट है यहाँ विधायक है वो क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, पर और भी किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा। कुछ है ही नहीं, जनता आगे आगे है और भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे है। हमारे विधायक ने काम किया है, काम करेंगे, आधार पर चल रहे हैं, इसीलिए सीना चौड़ा करके लोगों के बीच में है और भरपूर आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब लोगों का उमड़ा हुआ है और इससे सिद्ध हो गया सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और डॉक्टर नीरज वोरा फिर से भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। देखिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से जिनका साफ तौर से कहना है कि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी से जीत हो जाएगी। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अबू तला। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आज जो है दूसरे फेज का चुनाव है। हमारे साथ जो है बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जी हैं। क्या लगता है दूसरे फेज का है, पहला फेज तो का निपट? देखिए, लोग राज्य के सभी लोग तय कर चुके हैं कि वोट किसको देना है और किस लिए देना है, क्योंकि कानून का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर। लोगों ने अराजकता का माहौल देखा है। माताएं बहनें सुरक्षित अपने को महसूस नहीं करती थी। पति भी खेत पर जाता था ट्यूबवेल पर पानी देने, तो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, इसलिए माँ बेटी दोनों बैठे रहती थी दरवाजे पर। आज 5 साल से बैठना नहीं पड़ता है। शादी समारोह हो चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, अपने को भय मुक्त समझती हैं और सुरक्षित घर जाती हैं। तो वो दूसरे को वोट क्यों देंगी? 5 साल पहले देखा है अराजकता का माहौल। लंदन यदि कोई व्यक्ति घूमने चला गया 1-2 महीना के लिए, वापस आता था तो मकान कब्जा मिलता था। भाई मकान पर कब्जा, लोग पूछते थे यहाँ तुम कैसे आ गए? बोले अब कोर्ट में जाओ। अब कोर्ट का चक्कर काटते काटते अंत में कहता था भाड़ में गई। आज कानून का राज है, लोगों का मकान खाली करवा के मकान दिलवाया गया है। गुंडों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है, तो दूसरे को वोट को क्यों देंगे? अराजकता का माहौल क्यों? बम क्यों यहाँ पटकेंगे? रोज दंगा फसाद क्यों होगा? कर्फ्यू क्यों होगा? इसलिए मुसलमान बेटियां हों चाहे हिंदू बेटी बेटा माताएं हों, वह सभी ने मन बनाया है कि हमें योगी सरकार मोदी सरकार को लाना। लेकिन एक नए मुद्दे के साथ जो है विपक्ष आ रहा है, हिजाब को लेकर लगातार आपने देखा कि आंदोलन से लेकर सब करते जा। देखिए, अखिलेश आने के बाद थोड़ा सा कई इशू लाए, जिन्ना लाए, कई प्रकार पाकिस्तान कई के ला रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। स्पष्ट है कि लोगों को लगता है कि कानून का राज है और गरीब की योजनाएं हैं। आज गांव में गरीबों के लिए, कल्याण के लिए योजना। देखिए, कोरोना महामारी में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में सिंगापुर जैसा देश भी आज 5 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते। 5 लोग बैठेंगे तो रिपोर्ट दर्ज हो जाएगा। कितना पिछड़ा हुआ देश था, जहां पर मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे। आज मोदी शासन में 125 करोड़ देशवासियों को बचाना कोई मामूली बात है? दुनिया में सम्मान बढ़ा है भाई। और आज मतलब टीकाकरण भी किए और अंतिम व्यक्ति को 80 करोड़ और राज्य में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार अन्न भी दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से। ये बहुत बड़ी बात है। मोदी योगी जी ने राज्य और देश को, मोदी जी ने राज्य को, योगी जी ने बचा लिया। हमारे साथ स्वतंत्र सिंह जो कि बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे बड़ी बात यह कि माना कि सेकंड फेज में जो है कुछ जो है दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो है जो अल्पसंख्यक वोट है वो इनकी तरफ रहेगा। अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टिप्पणी करने पर कि कांग्रेस के द्वारा ही जो है महाराष्ट्र में कोरोना फैला है, उसके बाद से ही बीजेपी द्वारा और कांग्रेस द्वारा एक दूसरे पर कटाव शुरू हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर कांग्रेस ने लगातार कटाक्ष किया है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल से ही जो है देवेंद्र फडणवीस जो एक्स सीएम हैं, उन पर जो है कांग्रेस ने ये दावा किया था कि उनके जो बंगले हैं उसका घेराव करेंगे और इस बात के लिए उन्हें
माफ़ी मांगना होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर दोनों ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उसके बाद मारवाड़ हिल पुलिस स्टेशन ने इस बंगले की अगर हम बात करें, यहाँ से कुछ दूरी पर ही देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता हैं उनका बंगला है, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा होकर आंदोलन करने वाले थे। उस आंदोलन को रोकने के लिए मारवाड़ हिल पुलिस ने ये जो है यहाँ पर बंदोबस्त लगाया है और आने जाने वाले सभी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उन्होंने अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और साथ ही वो जो भी लोग यहाँ पर जमा हुए थे उन सभी को मारवाड़ हिल पुलिस ने अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आई है। किसी भी तरह की अमानवीय घटना को अंजाम ना दे सकें, ऐसी बातों पर नज़र बनाए हुए जो है मारवाड़ हिल पुलिस स्टेशन के सभी जो हैं पुलिस बंदोबस्त में आए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ प्रेमलता मौर्य, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन स्मिता शेट्टी और उनकी माता सुनंदा शेट्टी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। वो इसीलिए कि मुंबई की अंधेरी स्थित मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इन तीनों के खिलाफ समन जारी करते हुए 28 फरवरी को हाजिर होने का हुक्म सुनाया है। इस वक्त मैं मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूँ। यहीं 28 फरवरी को शिल्पा शेट्टी, उनकी माताजी और बहन को हाजिर होना है। बता दें कि मामला 2015 का है, जब शिल्पा शेट्टी के पिताजी ने फरहद आमरा नाम के एक बिजनेस व्यापारी से 21 लाख रुपए लोन लिए थे और जनवरी 2017 में ये लोन पूरा करना था। लेकिन 2016 में ही उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद आमरा ने शिल्पा शेट्टी और उसके परिवार से पूरी रकम अदा करने के लिए कहा, लेकिन शिल्पा शेट्टी और उसके परिवार ने साफ तौर पर मना कर दिया। जिसके बाद आमरा ने मुंबई के जू पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया और इसी की सुनवाई करते हुए अदालत ने शिल्पा शेट्टी, उनकी बहन स्मिता शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी को 28 फरवरी को हाजिर होने के हुक्म दिए हैं। इस समय मुंबई से कैमरा पर्सन अब्बास के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए अरुण कौशिक। मेरे साथ इस समय अब्दुल्ला आजम साहब हैं। बहुत मेहनत से इन्होंने चुनाव की कैंपेन की है। लगातार आप पसीना पोंछ रहे हैं। आप देखिए आज गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा भी और गर्मी मैंने जिक्र ही गर्मी बढ़ा दी। क्या बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रामपुर में जो तपिश आपने महसूस की है उसे अल्फाजों में जरा बयां कर दीजिए। मैं इतना जानता हूं कि आज की वोटिंग के बाद जितने भी मुखालिफ दल हैं वो इस गर्मी में ठंडे पड़ जाएंगे। एक चीज ये आपसे समझना चाहेंगे कि चूंकि आजम साहब इस चुनाव में नहीं है, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी और रामपुर की भी, कैसे मैनेज किया और क्या किया? देखिए, सब कुछ हो चुका, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और आप इसको देखेंगे। मैं एक चीज आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो आपने पहली बार चुनाव में जीत हासिल की, उसका जो अनुभव रहा, अब यहाँ पर आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह अपने को आगे रख करके और पूरा चुनावी ये संभाल रहे हैं, इसको आप किस तरीके से आगे ले जाने वाले हैं? मुझे ज़िंदगी में तकलीफ़ों ने बहुत कुछ सिखाया है और मैं तो अपने उन मुखालिफों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा वक्त दिया कि मुझे इतनी अकल आ सकी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल्ला आजम साहब थे जो बता रहे थे कि तकलीफ़ों से वो निकले हैं और जाहिर सी बात है कि उसका असर कहीं ना कहीं उनकी चुनावी कैंपेन पर, उनके इस पूरे सिजरे पर जो उन्होंने चुनाव के दरमियान लोगों के बीच में जा करके वोट की अपील की है, भावुक अपील की है, भावनात्मक तरीके से मुद्दों के ज़रिए उन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है और उसका क्या प्रभाव होता है ये 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, रामपुर। गोवा के चुनावी रण में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। इस वक्त हमारे साथ गोवा की राजधानी पणजी की सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वाल्मीकि नायक जी इस वक्त मौजूद हैं। वाल्मीकि जी, आज फैसले का दिन है। आज मतदाता जो हैं चुनेंगे कि 5 साल कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी जो है इस राज्य में राज करेगी। आपकी पार्टी दिल्ली रोल मॉडल को लेकर गोवा में आई है। आपको लगता है कि भरोसा जो है जो गोवा की जनता आम आदमी पार्टी पे जताएगी, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में ही लड़ाई देखने को मिली, आम आदमी पार्टी इस बार आई है, टीएमसी आई है, तो आम आदमी पार्टी कैसे देखती है? आपको लगता है कि गोवा की जनता पहली बार आपके ऊपर भरोसा जताएगी, आपकी पार्टी के ऊपर? एक्चुअली इस बार भरोसा जताएगी क्योंकि ये हमारी पहली बार नहीं है। 2017 में हमने बहुत बड़े स्तर पर ये इलेक्शन लड़ा था, तभी भी आपने देखा रिजल्ट पे कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए थी। उनके सामने 2 ऑप्शंस थे, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। 2017 में क्या हुआ कि तब हम लोग नई पार्टी थी तो लोगों ने सोचा कि इनको थोड़ा काम करने देते
तो उन्होंने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट दी है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 5 साल गोवा के लोगों को फिर से बीजेपी का गवर्नमेंट भुगतना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सब एमएलएज जैसे बाकी देश में किया है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को बेच दिए। अब आया 2022 का इलेक्शन, स्थिति एग्जैक्टली सेम है। इस बार भी बीजेपी की सरकार किसी को नहीं चाहिए। इस बार भी सामने पर्याय है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल भी एस्टैब्लिश किया। हमारा गवर्नेंस मॉडल, अरविंद केजरीवाल मॉडल जो है, वो भी उसकी पूरी चर्चा देश भी नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, गोवा के लोगों को भी पता है। और पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने गोवा में बहुत काम किया। जैसे हम लोग ने यहाँ पे अपना संगठन अच्छा किया। गोवा के सब जो इश्यूज़ है, वी वर द डी फैक्टो अपोजिशन। यहाँ पे कांग्रेस सब बाकी सब सोए हुए थे, आम आदमी पार्टी लोगों के लिए लोगों का आवाज़ बुलंद कर रही थी। और सबसे ज़्यादा जब कोविड हुआ तब बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं दिखे, बीजेपी की सरकार नहीं दिखी, कांग्रेस के कोई वर्कर नहीं दिखे, सिर्फ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर घर घर जाके रेशन बांटा, ऑक्सीमीटर बांटा, लोगों की बहुत मदद की। तो आज इन सब कारणों की वजह से मुझे पूरा विश्वास है गोवा में आम आदमी पार्टी का सरकार बहुमत से बनने वाला है। और ये थे हमारे साथ वाल्मीकि नायक जी, जो आम आदमी पार्टी के पणजी सीट से उम्मीदवार है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार गोवा की जो जनता है वो इनके सर पर ही ताज सताएगी। और आम आदमी पार्टी कई सारे प्रदेशों में जाकर चुनाव लड़ रही, दिल्ली रोल मॉडल को सामने रख रही है। इस वजह से इन्हें भरोसा है कि जो 40 की 40 सीटें हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो है जीत मिल सकती है। उनके जो उम्मीदवार हैं वो विधायक चुनकर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे और आज जो मतदान हो रहा है, जो गोवा की जनता जनार्दन है वो किसके सर पर जो है गोवा का ताज सजाएगी और गोवा का मुख्यमंत्री किस पार्टी को होगा, ये तो आने वाला 10 मार्च ही बता पाएगा। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, गोवा। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम प्रकाश राजभर जी, ये बताइए कि आप जो है शिवपुर विधानसभा से अपने बेटे के नामांकन में आज पहुंचे हैं, किस तरह की चुनौती है आपके पास? देखिए, आज नामांकन के समय जिस तरह की अभद्रता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुरक्षा व्यवस्था नगण्य के बराबर रही है। उन लोगों ने गृहबान तक, हमारे कॉलर तक पकड़ लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतनी हताशा और निराशा है इनकी कि नामांकन से इतने बौखलाए हुए लोग हैं कि ये दिख रहा है कि अब आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। क्योंकि 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहाँ से जो फीडबैक इधर आ रहा है कि 55 सीट जीत रहे हैं, 58 में 52 जीते, 55 की 55 सीट हम जीत रहे हैं। इस नाते ये लोग बौखलाहट में हैं। बौखलाहट ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, ये नहीं चाहते कि नौजवानों को रोजगार मिले, ये नहीं चाहते कि जातिवार जनगणना हो, ये नहीं चाहते कि गरीबों का इलाज फ्री हो, ये नहीं चाहते हैं कि योगी मोदी के ललका सांड से किसानों को निजात दिलाई जाए। इस नाते इनकी बौखलाहट दिख रही है। शिवपुर विधानसभा में अनिल राजभर भी आपके उसमें है, तो क्या ये राजभर वर्सेस राजभर होगा? देखिए, ये लड़ाई नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को जनता बदलाव के लिए है। महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, योगी मोदी के ललका सांड से सब बदलाव के मूड में है। कोई लड़ाई नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज़ नहीं रह गई है। आप गाँव में चले जाइए, आप तमाम चैनल दिखा रहे हैं सो सर्वे सब फर्जी है। मैं तो गांव-गांव घूम रहा हूं, गांव में देख रहा हूं, गांव की जनता बदलाव में मन बना लिया है। देखिएगा जिस दिन 10 तारीख को काउंटिंग होगी, उस दिन का इतिहास जो आएगा वो इतिहास बड़ा अजीब आएगा और अतिशयोक्ति रिजल्ट आएगा। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कहा कि इस बार जो है अप्रत्याशित मतों से जो है सपा गठबंधन जो है जीतेगी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो है सरकार बनाएगी। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। हमारे साथ इस समय अदीब आजम साहब हैं, जो आजम खान साहब के बेटे हैं और दोहरी चुनौती का इस बार उन्होंने मुकाबला किया है। आजम खान साहब का भी चुनाव उन्हें देखना था और अब्दुल्ला आजम का भी। कैसे निपटे हैं इस चुनौती से? मैंने कुछ नहीं देखा है, अब्दुल्ला ने सारा देखा है और उसने बहुत मेहनत की है, अब्बा के चुनाव में भी और अपने चुनाव में भी। ये भी अदीब जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीते 3-3.5 साल निकले हैं ख़ासतौर से परिवार के लिए, उसमें ये चुनाव और ये मौका सियासी कितना महत्वपूर्ण है? वक्ती परेशानी तो झेली है, लेकिन कोई नहीं,
इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा और आवाम साथ है, लोग साथ हैं। बस ये अपील करूंगा कि पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, लोग बेखौफ घर से निकलें, अपने कोई सख्ती भी नहीं है इतनी ज़्यादा। कॉन्फिडेंस है जो आबिद आजम साहब ने बताया है कि कोई रेस में नहीं है और एक बार फिर से रामपुर की जनता समाजवादी पार्टी को, अब्दुल्ला आजम और आजम खान साहब को अपना वोट देगी और वो आश्वस्त हैं कि जो वोट पड़ रहा है वो उनके फेवर में जाएगा। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, रामपुर। इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर यहाँ पर हैं और उन्होंने अपना नामांकन जो है आज किया है। ये बता दूं कि अनिल राजभर जो है दूसरी बार यहाँ से कैबिनेट मंत्री का पर्चा दाखिल किया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनिल राजभर के संग में जो हुजूम है, जो उनके कार्यकर्ताओं में जो हुजूम देखा जा सकता है, सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि अनिल राजभर जो है नामांकन करने के लिए पहुँच रहे हैं और काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में अगर देखा जाए तो काफ़ी उत्साह भी है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो अनिल राजभर जी ये बताइए कि सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके सम्मानित दर्शकों को। अनिल राजभर जी, आप शिवपुर विधानसभा से दूसरी बार जो है कहा जाए तो प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार को चुनाव को लेकर के? कुछ नहीं, लोग दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई अपने में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होना सुनिश्चित है। आप देख रहे हैं जिस तरह से किसानों का, हमारी माँ बहनों का, नौजवानों का, विशेष तौर पर सम्मानित बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद आज मोदी जी को, योगी जी को, उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर बात किया जाए तो भारतीय सुहेल देवपादी यानी कि सपा समर्थक गठबंधन से लोग अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये लड़ाई जो है राजभर वर्सेस राजभर होगी या सिर्फ अनिल राजभर रहेगी? सिर्फ अनिल राजभर रहेगी। सपा बसपा के गठबंधन का हश्र शिवपुर विधानसभा में क्या हुआ था आपने देखा है। सपा बसपा गठबंधन का हश्र हमारी विधानसभा में क्या हुआ ये आपने देखा है, तो बाकी लोगों का क्या भी साथ है। पिछली बार आपने लगभग कहा जाए तो 50,000 से ज़्यादा मतों से आप लगभग जीते थे, इस बार की क्या उम्मीद है? 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। कहा है कि इस बार जो होगा है 1 लाख से ज़्यादा मतों से वो जो है जीतेंगे और खासकर अगर कहा जाए तो शिवपुर विधानसभा में अनिल राजभर दूसरे बार जो है पर्चा दाखिल किया है। हमारे साथ इस समय सदरा आजम जी हैं जो आबिद आजम जी की वाइफ हैं, आजम खान साहब की बहू हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार तो आप लोगों पर दोहरी जिम्मेदारी थी, आजम साहब का भी चुनाव है और अब्दुल्ला साहब का भी चुनाव है। हाँ, जिम्मेदारी तो है बेशक, क्योंकि फ़िलहाल आजम खान साहब नहीं है, लेकिन उम्मीद अच्छी है और जो हालात दिख रहे हैं अभी उम्मीद अच्छी है कि इंशाल्लाह जीत होगी ज़रूर। स्वार से भी अब्दुल्ला की और रामपुर से बब्बा की भी, और 5 सीट इंशाल्लाह समाजवादी की निकलेगी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कैंपेन थी इस बार की वो कितनी मुश्किलों भरी थी, किस तरीके से आप लोगों ने सारी स्ट्रेटजी बनाई? मुश्किल तो बहुत थी क्योंकि आजम खान साहब नहीं थे, लेकिन आवाम साथ थी तो इतनी मुश्किल नहीं रही। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कोई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आता है, तो कोई हिजाब और बाकी चीज़ों को लेकर के आता है। ऐसे में आपकी तरफ से मैसेज क्या है? देखिए, हर पार्टी का राइट है एक मुद्दा, एक कुछ ना कुछ एक मुद्दा उठाने का, या समाजवादी पार्टी का हमेशा ये रहा एजुकेशन को आगे करने का, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई तो जाहिर सी बात है एजुकेशन को आगे करा। जैसे पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी ने बच्चियों को लैपटॉप दिए और बहुत सी चीज़ें हुई और वो सब एजुकेशन बेस्ड था। एक चीज़ मैं आखिर में आपसे और जानना चाहूँगा कि चुनाव का मौसम है, ये तो निकल जाएगा, कोई पार्टी जीत जाएगी, कोई सरकार बना लेगा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको ख़ास तौर से शिक्षा की ज़रूरत रहती है। ये सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट में आया। तो ऐसे में आप खुद एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीडर की बहू हैं, आप क्या कहेंगी? डेफिनेटली एजुकेशन को इस बार भी आगे रखा जाएगा। जो मेन कंसर्न होगा वो एजुकेशन ही होगा, और समाजवादी ने हमेशा एजुकेशन को आगे रखा है और इस बार भी आगे रखा जाएगा। सदर आजम जी हमारे साथ थी, उन्होंने बताया कि एजुकेशन ख़ासतौर से मुस्लिम लड़कियों की वो बड़ी ज़रूरी होगी और समाजवादी पार्टी सरकार इसको पहले भी देख चुकी है और आगे भी इसको ख्याल करेगी। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, रामपुर। रामपुर की सीट जो आमतौर पर नवाब खानदान और आजम परिवार के बीच कांटे की टक्कर इस सीट पर मानी जाती थी,
इस बार ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है। वो शिव प्रसाद सक्सेना जी के बेटे हैं, जो लगातार यहाँ से पहले चुनाव लड़ते आए हैं और विधायक भी चुने जाते रहे हैं। पीढ़ियों को ट्रांसफ़र हो गई है राजनीति। जी हाँ, अब तो नई पीढ़ी है और सक्षम है, तो इसलिए उनको करना ही चाहिए। वैसे बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी दलों का जो रोग है वो बीजेपी को भी आ गया। पहले आप, अब बेटे जी। ये परिवारवाद नहीं है, ये तब परिवार होता जब मैं भी किसी पद पे होता है, चुनाव लड़ता होता और मेरा बेटा भी लड़ता होता। मैंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया है, इसलिए वो लड़ रहा है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रामपुर की सीट है और ख़ास तौर से अगर बाकी की 4 विधानसभा को भी देखें, बीजेपी ने पिछली बार तो 2 सीटें निकाली थीं, इस बार आपको किस तरीके की उम्मीद है? इस बार यहाँ का रिजल्ट अजीब रिजल्ट होगा। लोगों को लगेगा ये क्या हुआ, क्योंकि जनता एकदम बीजेपी के, योगी जी के और मोदी जी के कामों से संतुष्ट है और आज पोलिंग पे सड़कों पर उतरी हुई है। आप तो सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आपने काफ़ी दौर के चुनाव देखे भी हैं। इस बार बीजेपी रामपुर में किस तरीके से अलग कर रही है? रामपुर में इस बार नए नौजवान लड़के हैं और मैं समझता हूँ 5 सीटें हैं, 4 हमारी बीजेपी की हैं और 1 गठबंधन की है, तो 5 सीटें जीतेंगी इस बार, मेरा विश्वास है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रामपुर की ये जो विधानसभा की सीट है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 60% तक चली जाती है, तो एक तरफा वोट अगर पड़ता है तो आप भी उसका खामियाजा भुगत चुके हैं। तो ऐसे में इस बार आपको किस तरीके से लग रहा है कि चीज़ें बदलेंगी? इसीलिए मैंने कहा ना कि इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को ने भी कहा है, हमारे लोगों से, मुझसे, कि योगी जी ने 2.5 साल तक हर महीने 2 बार राशन दिया है। अगर वो राशन ना देते तो ये लॉकडाउन हम कैसे काटते। इसलिए खुद कह गए कि हमारे उस पर कार्यालय पर आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी हमें वोट दे रहे हैं। एक चीज़ और, आकाश सक्सेना ने 1 नहीं 2 नहीं सेंचुरी लगाई है मुकदमों की आज़म खान पर। 102 मुकदमे, 102 मामले उन पर डाले और उसके बाद इस समय वो सीतापुर में है, सीतापुर की जेल में है और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। कभी आपके मन में आया कि जो इस तरीके की चीज़ें हैं या जो रामपुर में आपने पहले देखा और अभी जो पिछले 5 साल में यहाँ पे बदला, उसका जिक्र कैसे करेंगे? देखिए, ये आज़म खान के ऊपर मुकदमे हैं वो जनता ने लिखवाए हैं, आकाश सक्सेना ने भी लिखवाए हैं और सरकार ने भी लिखवाए हैं। और जो वो जेल में है वो किसी देश के काम में नहीं है कि कोई सत्याग्रह कर रहे हो, कोई आंदोलन कर रहे हैं, वो उनके अपने कर्मों का फल है। और जब कर्म बुरे कोई करे, चाहे राजा हो या रंक हो, सजा तो न्यायालय उसको देता ही है। क्या उम्मीद है आपको इस बार कितना विक्ट्री मार्जिन रहेगा आकाश का? मुझे लगता है, वैसे कहना उचित कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव सीट जीतेंगे और लगभग 15 से लेकर 20,000 तक वोटों से जीतेंगे। तो ये शिव बहादुर सक्सेना जी जो अपनी उम्मीद जता रहे थे कि उनके बेटे जो अब चुनाव मैदान में हैं और आज़म खान के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, एक लोकप्रियता उन्होंने बटोरी है और अपनी तरह से एक संघर्ष किया है। हालांकि इसमें बीजेपी को अपनी तरह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है, जिसका लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिक्र कर रहे हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं जिन बाहुबलियों को उन्होंने अंदर किया है, जो लोग जेल में हैं, जिन पर कानूनी कार्रवाई हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रामपुर की जनता इस बार किस तरह से अपना मन बनाती है और जो मन बनाया है उसको चुनाव के नतीजों में दिखाती है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, रामपुर। रामपुर में आज़म खान साहब की गैर मौजूदगी में उनका परिवार लगातार न सिर्फ अपना वोट डाल रहा है बल्कि वोटर्स को मोटिवेट भी कर रहा है कि वो वोट डालें आके। आज़म खान साहब के बड़े भाई मोहम्मद शरीफ साहब अभी वोट डाल के आए हैं। सर, पहले तो आप अपनी इंक दिखा दें। आप देखिए, वोट कास्ट कर दिया है मोहम्मद शरीफ साहब ने। अब ये बताइए कि ये चुनाव बीते चुनाव से, और जो 1-2 नहीं है, आधी सदी का चुनाव आज़म साहब यहाँ से जीतते रहे हैं, तो ये चुनाव कैसे अलग था? ये चैलेंजर्स नहीं थे पहले, कभी इतनी नफरत नहीं थी कभी। ये मेरी तो आज 76 साल की एज हो गई, 36 साल में गवर्नमेंट में अफसरी करके आया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। मैं अकेला मुसलमान होता था डिपार्टमेंट में उस वक्त। मैं कालागढ़ में 73 में जब नहीं था, आई वॉज सिंगल। मैंने कभी फिर ही नहीं किया कि मैं क्या हूँ, लेकिन अब डर लगता है। लेकिन सर, ये जो हिंदू मुसलमान का मसला है, ये हम देखते हैं कि जब पोलराइजेशन होता है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, नई पीढ़ी हैं,
अच्छा नहीं लगता है, और जब पोलराइजेशन होता है तो इसका फायदा दोनों तरफ से उठाते हैं। देखिए, एडवाणी साहब कम पढ़े लिखे हैं, एडवाणी साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बट ही इज द मोस्ट कम्युनल। उन्हें नहीं आग लगाई है रस चला के। आप ये ना समझे कि पढ़ा लिखा है तो बड़ा वो जस्टिफाइड होगा और सेकुलर होगा। गांव का देहाती ज़्यादा सेकुलर है। मैं तो किसानी भी है, गांव देहातों में नहीं है, शहरों में जाइए पढ़े लिखे हैं, दे आर मोर कम्युनल, यही आग लगाते हैं। तो इस आग में जलते भी सब हैं और रोटी भी सब सेकते हैं? नहीं, वो नहीं जलते ना, उनकी तो आमदनी होती है, इनका होती है। अच्छा, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि देखिए इस बार परिवार के ऊपर, चूंकि आज़म साहब नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनका भी चुनाव है और इधर अब्दुल्ला आज़म भी इस बार से कैंडिडेट हैं, तो कैसे मैनेज किया परिवार ने, किस तरीके से? आप बुजुर्ग हैं। आज़म खां का उनके घर वाला कोई मैनेज नहीं करता है, लोग खुद कर लेते हैं मैनेज।